एक बहुत ही कॉमन सवाल, क्या नी रिप्लेसमेंट 10 साल चलता है या 20 साल, या फिर क्या वो लाइफ टाइम चल सकता है? ये शायद एक सबसे कॉमन सवाल है जो कि हर पेशेंट सर्जरी से पहले या सर्जरी के बाद पूछता है। और ये सवाल वाकई में बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है, क्योंकि नी रिप्लेसमेंट कोई छोटी सर्जरी नहीं है। पेशेंट को मेंटली अपने आप को प्रिपेयर करना होता है, फाइनेंशियली अपने आप को प्रिपेयर करना होता है, और उसकी फैमिली भी सर्जरी में इन्वॉल्व होती है। तो हर पेशेंट ये जानना चाहता है कि आखिर उसका नी रिप्लेसमेंट होने के बाद जो घुटना है कितने साल चलेगा। काफी लोग इस सवाल को इंटरनेट पर सर्च करते हैं और वेबसाइट पर सब कुछ अलग अलग लिखा होता है। कहीं ये 18 साल लिखा होता है, कहीं ये 10 साल लिखा होता है, कहीं ये 25 साल लिखा होता है, बट फिर भी मरीज को इसका आंसर ठीक से नहीं मिलता। और कुछ लोग बोल देते हैं, अरे मेरे रिलेटिव का नी रिप्लेसमेंट हुआ था और उसको 8 साल में फिर से करवाना पड़ गया। और दूसरी तरफ कुछ कहते हैं, अरे मेरे दादाजी का तो 25 साल से घुटना बिल्कुल ठीक चल रहा है। तो काफी पेशेंट जो मेरे पास इस सवाल को लेकर आते हैं बहुत ही कंफ्यूज रहते हैं और वो सच जानना चाहते हैं। तो आज हम आपके लिए इसी टॉपिक पर एक वीडियो लेकर आए हैं जिसे पूरा देखने पर आपको सच्चाई का पता चले। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर लोकेशकर, एक ऑर्थोपेडिक सर्जन जो कि जॉइंट रिप्लेसमेंट एंड ऑर्थोपेडिक ऑन्कोलॉजी की प्रैक्टिस करता हूं। इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ ये नहीं बताऊंगा कि घुटना कितने साल चलेगा, बट आपको उन सभी फैक्टर्स के बारे में बताऊंगा जो फैक्टर डिसाइड करेंगे कि ये घुटना कितने साल चलेगा या कितनी जल्दी खराब होगा। इन फैक्टर्स में से काफी चीजें आपके अपने कंट्रोल में होती है, जिसे आप कंट्रोल करके अपने घुटने की लाइफ को बढ़ा सकते हैं। अगर आप इन सभी फैक्टर को समझ गए तो आप अपने नी रिप्लेसमेंट के रिजल्ट को काफी हद तक बेहतर कर सकते हैं और अपने नी जॉइंट की रिप्लेसमेंट की लाइफ को काफी बढ़ा भी सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपका एक मिसकंसेप्शन दूर करना चाहता हूँ जो कि एक बहुत बड़ा मिथ है। काफी लोगों को लगता है नी रिप्लेसमेंट में मरीज का पूरा घुटना बदल दिया जाता है, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और जब तक आप इस बात को नहीं समझेंगे तब तक आप नी रिप्लेसमेंट की लॉन्जेविटी के बारे में नहीं समझ सकते। नी जॉइंट हमारी बॉडी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण जॉइंट है। वो हर मूवमेंट में हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, जैसे कि सुबह उठना, चलना, मंदिर जाना, नहाना, रन करना, जॉगिंग करना, एक्सरसाइज करना, बच्चे को स्कूल छोड़कर आना या मार्केट जाना। क्या आपने कभी सोचा है इतनी सारी मूवमेंट करते हुए कभी भी हमारे घुटने ने हमें पेन का एहसास नहीं होने दिया? तो इसका रीजन है कार्टिलेज। कार्टिलेज बहुत ही स्मूथ और स्लिपरी लेयर होती है जो कि हमारे जॉइंट के दोनों तरफ की हड्डियों की तरफ होती है। जब भी हमारा जॉइंट मूव करता है तो इधर का कार्टिलेज और नीचे वाली हड्डी का कार्टिलेज आपस में एक दूसरे के ऊपर मूव करता है। ये कार्टिलेज की स्मूथ होने की वजह से इस मूवमेंट में हमें कोई भी फ्रिक्शन नहीं होता और इस कार्टिलेज के अंदर कोई भी नर्व सेंसेशन नहीं होती। इसीलिए जब भी हम अपने नी को मूव करते हैं तो हमारा कार्टिलेज बिल्कुल भी पेन नहीं करता। जैसे कि हमारे बाल को जब भी हम कट करते हैं हमें पेन नहीं होता, वैसे ही इस कार्टिलेज के ऊपर जब दूसरा कार्टिलेज आपस में फ्रिक्शन करता हुआ या मूव करता है तो इसीलिए जब भी एक कार्टिलेज की लेयर दूसरे कार्टिलेज की लेयर के ऊपर मूव करती है तो आपस में कोई भी पेन नहीं होता। बट किसी भी कारण की वजह से अगर ये कार्टिलेज की लेयर खराब हो जाए, या जैसे कि बड़ी एज होने की वजह से, घुटने को ज्यादा यूज करने की वजह से, जैसे कि क्रिकेटर, फुटबॉलर, या फिर इन्फेक्शन की वजह से, या फिर किसी एक्सीडेंट की वजह से, या फिर किसी लिगामेंट के टूटने की वजह से अगर ये कार्टिलेज की लेयर खराब हो जाती है तो हमारे इस कार्टिलेज के नीचे की जो हड्डी होती है वो एक्सपोज हो जाती है। तो फिर ये इसके नीचे की हड्डी आपस में जब रब करती है घुटना को चलाते हुए तब हमें पेन का एहसास होता है। अब सवाल ये आता है कि डॉक्टर नी रिप्लेसमेंट सर्जरी में आखिर करते क्या है? नी रिप्लेसमेंट सर्जरी में हम कभी भी पूरी बोन को नहीं बदलते। हम सिर्फ डैमेज पार्ट का जो कार्टिलेज होता है उस कार्टिलेज वाली बोन को एक शेप में कन्वर्ट करते हैं और उसके ऊपर एक मेटल की कैप लगा देते हैं। जैसे कि अगर आप इस मॉडल में देखें, हम सिर्फ और सिर्फ ये जो डैमेज कार्टिलेज वाला पार्ट है उस हिस्से को एक पर्टिकुलर शेप देते हैं और उसी शेप की हम एक कैप लगा देते हैं जो कि बोन सीमेंट के साथ फिक्स हो जाती है। तो जब ये मेटल की कैप नीचे वाली मेटल की कैप के साथ
मूव करती है तो हमें कोई भी पेन नहीं होता, क्योंकि इस मेटल के अंदर कोई भी नर्व सेंसेशन नहीं होती। और जो आपस में जो दो बोन, ऊपर वाली बोन और नीचे वाली बोन जो आपस में टच कर रही थी, वो अब आपस में टच नहीं करती, तो इससे हमारे पेन की एहसास खत्म हो जाता है। ये जो मेटल हम लगाते हैं ये बहुत ही एडवांस एलॉय होता है, बट फिर भी इस मेटल के अंदर कोई ब्लड सप्लाई नहीं होती, इस मेटल के अंदर कोई नर्व सप्लाई नहीं होती, इसीलिए ये मेटल अपने आप को रिपेयर नहीं कर सकता। ये मेटल के अंदर कोई सेंसेशन नहीं होती, इस मेटल के अंदर कोई हीलिंग कैपेसिटी नहीं होती, इसीलिए इस मेटल को केयर करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी अपनी खुद की होती है। क्या इम्प्लांट लाइफ टाइम चलता है? ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। आज के मॉडर्न इम्प्लांट पहले के कंपैरिजन में बहुत ही एडवांस हो चुका है। इसमें मेटल बहुत एडवांस हो चुका है, इसके अंदर जो मटेरियल लगता है वो भी बहुत एडवांस हो चुका है, जैसे कि इसका बहुत ही एडवांस एलॉय हम आज की डेट में यूज करते हैं। इस मेटल की सर्जरी करने का तरीका बहुत एडवांस हो चुका है, जैसे कि आजकल हम रोबोटिक जॉइंट रिप्लेसमेंट करते हैं। इस मेटल का डिजाइन में बहुत इंप्रूवमेंट आ चुका है और इसी वजह से आज की डेट में बहुत सारे पेशेंटों का इम्प्लांट 20-25 या उससे भी ज्यादा साल चलने की उम्मीद रहती है। लेकिन कोई भी रिस्पॉन्सिबल सर्जन कभी भी ये गारंटी नहीं देगा कि आपका इम्प्लांट लाइफ टाइम चलेगा, क्योंकि हर पेशेंट की लाइफस्टाइल बिल्कुल अलग है, उसका यूज करने का तरीका बिल्कुल अलग है, हर पेशेंट की बॉडी बिल्कुल अलग है, हर पेशेंट की बॉडी इम्प्लांट के साथ कैसे रिएक्ट करती है वो भी बिल्कुल अलग है। अब मैं आपको वो 5 फैक्टर बताने वाला हूँ जो कि ये डिसाइड करते हैं कि आपका इम्प्लांट कितना लाइफ तक चलेगा। और सबसे पहला फैक्टर है फिजियोथेरेपी। जी हाँ, फिजियोथेरेपी सर्जरी के बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो कि ये डिसाइड करता है कि आपके इम्प्लांट की लाइफ कितने साल तक रहेगी। कई पेशेंट सोचते हैं डॉक्टर ने तो सर्जरी कर दी, सर्जरी सक्सेसफुल है और धीरे धीरे पेन भी कम होने लगता है, पेशेंट घर पर आराम करने लगता है और उसको लगता है अब मेरा सर्जरी बिल्कुल 100% सक्सेसफुल हो गया, और इसी वजह से मरीज की रिकवरी भी धीरे धीरे स्लो होने लगती है। सर्जरी में डॉक्टर सिर्फ इम्प्लांट लगाता है, फिजियोथेरेपी आपको उस इम्प्लांट को सही तरीके से यूज करना सिखाता है। ऑपरेशन के बाद सिर्फ बोन ही अपने आप को रिकवर नहीं कर रही होती, आपका मसल भी रिकवर कर रहा होता है, आपको ब्रेन को भी ट्रेन करना होता है कि अब उस घुटने को कैसे यूज किया जाए, आपके लिगामेंट भी एडजस्ट हो रहे होते हैं, आपकी बॉडी का जो प्रोप्रियोसेप्शन सिस्टम है वो भी एडजस्ट हो रहा होता है, और इसी पूरे सिस्टम को एडजस्ट करने के लिए फिजियोथेरेपी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। सर्जरी के बाद जो पहले 3 महीने की फिजियोथेरेपी होती है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, और ये शुरू के 3 महीने आप कितनी अच्छे से फिजियोथेरेपी करते हैं डिसाइड करते हैं कि आपके इम्प्लांट की लाइफ 20 साल तक रहेगी या 20 साल से कम रहेगी। क्योंकि अगर शुरू में फिजियोथेरेपी कर अगर हमने अपनी मसल्स को एक्टिवेट नहीं किया, अपने ब्रेन को ट्रेन नहीं किया कि इस जॉइंट को यूज कैसे करना है, अगर हमने अपने लिगामेंट को एडजस्ट नहीं किया, तो धीरे धीरे इम्प्लांट के ऊपर लोड बढ़ने लगता है और उस लोड को बढ़ने की वजह से इम्प्लांट की लाइफ कम हो जाती है। बट काफी लोगों को एक फियर रहता है, क्या फिजियोथेरेपी बहुत ही पेनफुल है? काफी लोगों को फिजियोथेरेपी के दौरान जब पेन होता है तो उनको लगता है कि उनका नी डैमेज हो रहा है और वो फिजियोथेरेपी बंद कर देते हैं, बट ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो पेन सिर्फ और सिर्फ एक सर्जिकल पेन होता है, और जो सर्जरी के टाइम पे मांसपेशियां थोड़ी बहुत कट करते हैं उनमें मांसपेशियों को स्ट्रेच करने का पेन होता है। तो कभी भी फिजियोथेरेपी को डर की वजह से नहीं रोकना है। तो शुरू के 3 महीने फिजियोथेरेपी आपको बहुत ही मन से और एग्रेसिवली करनी है और फिजियोथेरेपिस्ट के सारी बातों को मानना है। बट ये जो शुरू के 3 महीने की फिजियोथेरेपी होती है आपको अपने ट्रीटिंग सर्जन की निगरानी में ही करनी चाहिए, क्योंकि शुरू के 3 महीने की फिजियोथेरेपी बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। इस फिजियोथेरेपी के दौरान आप जितने भी अपनी जॉइंट की मोबिलिटी ले आते हैं ये मोबिलिटी उतनी ही रहेगी, क्योंकि 3 महीने के बाद आपके जॉइंट के अंदर उससे ज्यादा मोबिलिटी लाना बहुत ही मुश्किल रहता है।
कई लोगों को ऐसा लगता है कि घर पर रेस्ट करने से ही सर्जरी की रिकवरी होगी, बट ऐसा करना बिल्कुल गलत है। रिकवरी का मतलब रेस्ट करना नहीं है। रिकवरी का मतलब आपके जॉइंट को मोबाइल करना है, और मोबिलिटी के लिए आपको एक कंट्रोल्ड एक्टिविटी करनी होगी, और ये कंट्रोल्ड एक्टिविटी एक फिजियोथेरेपी प्रोटोकॉल के अंदर करवाई जाती है। इस प्रोटोकॉल में हम मरीज की मांसपेशियों को एक्टिवेट करते हैं, उसको स्ट्रेंथन करते हैं, जॉइंट की मोबिलिटी बढ़ाते हैं, उसके लिगामेंट को स्ट्रेच करते हैं, एडजस्ट करते हैं, और उसके ब्रेन को ट्रेन करते हैं कि उनके घुटने के अंदर अब एक मेटल का जॉइंट है, और उस मेटल के जॉइंट को आपको कैसे यूज करना है। उस मेटल के जॉइंट का जो भी फंक्शन है अपने दिमाग के साथ ट्रेनिंग के लिए फिजियोथेरेपी बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। काफी लोगों को ये सवाल होता है कि सर्जरी के बाद अब कब चलना है, और जब हम सर्जरी करते हैं अपने मरीज को हम उसी दिन या फिर नेक्स्ट डे तक हम खड़ा कर देते हैं, तो मरीज को लगता है अरे इतनी जल्दी खड़ा कर दिया तो मेरी सर्जरी खराब तो नहीं हो जाएगी। बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जितना जल्दी मोबिलिटी हम स्टार्ट करेंगे उतना जल्दी ही जॉइंट के अंदर ब्लड सर्कुलेशन स्टार्ट होगा। ब्लड सर्कुलेशन बढ़ने से ही आपकी मांसपेशियां एक्टिवेट होगी। उस मांसपेशियों को एक्टिवेट करने के लिए हमें जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी मरीज को मोबाइल और खड़ा करना बहुत जरूरी होता है। अब मान लीजिए आपने सर्जरी भी एक अच्छे सर्जन से करवा ली, फिजियोथेरेपी भी पूरी कर ली, बट अब आगे आपको लगता है कि सब कुछ बढ़िया होगा, पर आपका वेट ही बढ़ता जा रहा है। कई लोगों को लगता है सिर्फ 5-10 किलो वजन बढ़ाने से तो क्या इम्प्लांट की लाइफ के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा? तो इसका आंसर है जी हाँ। तो अब हम बात करते हैं दूसरी सबसे बड़े फैक्टर की, जो कि है वेट ऑफ द पेशेंट। कई पेशेंट सर्जरी के बाद हमसे पूछते हैं कि सर अब क्या मुझे वेट कम करना बहुत जरूरी है इम्प्लांट की लाइफ बढ़ाने के लिए? तो मैं उन सभी पेशेंट को एक ही जवाब देता हूँ, जी हाँ, वेट कम करना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि 5-10 किलो वजन बढ़ाने से ही आपके इम्प्लांट की लाइफ 1 या 2 साल तक कम हो सकती है। इसको हम ऐसे समझते हैं कि जब भी हम चलते हैं, जो हमारा नी जॉइंट होता है, हमारे बॉडी वेट का कम से कम 3 से 4 गुना ज्यादा प्रेशर पड़ता है। जैसे कि अगर मान लीजिए कि मेरा वेट 80 kg है, तो जब भी मैं वॉकिंग करूंगा, हर स्टेप के ऊपर जो मेरा नी जॉइंट है उसके ऊपर कम से कम प्रेशर 240 किलो तक का पड़ता है। ये 240 किलो वजन जरूरी नहीं है कि उसको हर मूवमेंट पे या हर सेकंड रहता है, बट जो हमारा गेट होता है चलने का, उस गेट के किसी एक लेवल पर हमारे नी जॉइंट के ऊपर हमारी बॉडी वेट से 4 गुना ज्यादा प्रेशर पड़ता है। तो जब भी हमारे मरीज का सर्जरी के बाद 5 से 10 किलो अगर उसका वजन बढ़ता है, तो इसका मतलब नी जॉइंट के ऊपर प्रेशर 40 किलो तक का बढ़ जाता है। ये 40 किलो प्रेशर नी जॉइंट के ऊपर बढ़ना ठीक नहीं होता, इससे उसकी लाइफ कम हो जाती है। कई लोगों को लगता है कि अब तो नी रिप्लेसमेंट कर लिया, अब वेट कम करने की जरूरत नहीं है, बट ऐसा सोचना बिल्कुल गलत है, क्योंकि अगर आप अपना वजन कम नहीं करेंगे तो हो सकता है कि आपकी नी रिप्लेसमेंट का आपको बिल्कुल भी फायदा नहीं होगा, क्योंकि वजन ज्यादा होने की वजह से आपकी मांसपेशियों की ट्रेनिंग भी बहुत मुश्किल हो जाती है, आपके लिगामेंट भी ठीक से एडजस्ट नहीं करते, और आपका नी रिप्लेसमेंट का जो इम्प्लांट बोन के साथ अटैच हुआ होता है, बोन सीमेंट से, वहां उस इंटरफेस पे भी काफी प्रेशर रहता है, और हो सकता है कि आपका इम्प्लांट जल्दी खराब हो जाए या फिर हड्डी से जल्दी खिसक जाए। तो मैं सभी पेशेंट को एक एडवाइस देता हूँ, सर्जरी के कुछ इनिशियल टाइम में, जो हमारे शुरू के 3 से 4 वीक होते हैं, उस दौरान मरीज की मूवमेंट काफी कम होती है, और मरीजों को उस टाइम पर जो दवाइयां चल रही होती हैं, उस दवाइयों के साइड इफेक्ट्स की वजह से जो एसिडिटी या गैस बनती है, तो कुछ मरीज खाना भी ज्यादा लग जाते हैं, तो इस वजह से उनका वेट बढ़ने लगता है। तो उस दौरान ये जो हमारा शुरू का टाइम पीरियड होता है, मैं हमेशा अपने मरीजों को एक एडवाइस देता हूँ कि हमेशा अपनी डाइट को हेल्दी रखिए। उस डाइट के अंदर फैट कम होना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट भी कम होने चाहिए, और उस डाइट के अंदर प्रोटीन ज्यादा होना चाहिए। प्रोटीन हमारी मसल को अच्छा न्यूट्रिशन देता है। हमारी डाइट में प्रोटीन एंड विटामिन सी बहुत ज्यादा मात्रा में होना चाहिए, क्योंकि प्रोटीन और विटामिन सी जितने भी हमारे कनेक्टिव टिश्यू है, जैसे कि मांसपेशियां, लिगामेंट, बोन, इन सबको रिपेयर करता है, और उस रिपेयरिंग से ही हमारी बॉडी वापस उस मेटल इम्प्लांट के हिसाब से एडजस्ट होती है। तो कुछ पेशेंट मुझसे पूछते हैं, क्या सर वेट कम करने के लिए हमें डाइटिंग करनी चाहिए? तो मैं डाइटिंग शब्द का कभी भी यूज नहीं करता हूँ। मैं यूज करता हूँ
हेल्दी डाइटिंग। हेल्दी डाइटिंग का मतलब क्या है? हेल्दी डाइटिंग में आपको शुगर एंड कार्बोहाइड्रेट की मात्रा को बहुत ही कम करना होता है। जैसे कि आटे के अंदर आप अपने गेहूं की मात्रा को कम कर दीजिए और मल्टीग्रेन आटा यूज कीजिए, जिसके अंदर बेसन और जौ और बाजरा की क्वांटिटी ज्यादा होनी चाहिए, जिससे कि हमारे आटे के अंदर जो कार्बोहाइड्रेट की क्वांटिटी है वो बहुत ही कम हो जाए। डाइट से चावल को कम कीजिए। हमारी डाइट में जो भी शुगर है उसको हटा दीजिए। अगर आपको चाय पीनी है तो कोशिश कीजिए कि कम शुगर की चाय पीजिए या फिर बिना चीनी की। अगर आपको दूध पीना है तो उसके अंदर से मलाई निकाल दीजिए और आप कोशिश कीजिए कि आप दही या फिर पनीर का सेवन ज्यादा करें, जिससे कि हमारी बॉडी को प्रोटीन ज्यादा मिलता है और हमारी बॉडी को कार्बोहाइड्रेट और फैट से दूर रखना होता है। और जो लोग नॉन वेज का सेवन करते हैं उन लोगों को अपनी डाइट में नॉन वेज या फिश को ज्यादा लेना चाहिए, जिससे कि उनकी बॉडी रिकवर बहुत जल्दी फास्ट करने लगती है। अब कुछ लोग मुझसे सवाल करते हैं, तो सर क्या वेट रिड्यूस करने के लिए हम जिम ज्वाइन कर लें? तो मैं उन सभी पेशेंट को मना करता हूँ। वेट रिड्यूस करने की एक्सरसाइज का मतलब ये नहीं है कि आपको जिम ज्वाइन करना है। आप एक रेगुलर नॉर्मल एक्सरसाइज जैसे कि साइकिलिंग, स्विमिंग या फिर नॉर्मल वॉकिंग करें लंबे टाइम तक, तो ये भी एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, जिससे कि आपका वेट कम हो सकता है, आपकी कैलोरी बर्न हो सकती है। बट इन एक्सरसाइजेज में आपको बहुत ही ज्यादा कंसिस्टेंसी रखना होता है। जैसे कि अगर मान लीजिए सिर्फ चलना है तो आप डेली 10 किलोमीटर चलिए, बट ये रेगुलर चलना है। ऐसा नहीं है कि आप 1-2 दिन घूमने जाएं और उसके बाद से 3-4 दिन का आपका फिर से गैप आ जाए। तो वेट रिड्यूस करने के लिए आपको एक नॉर्मल एक्सरसाइज ही सफिशिएंट है। जरूरी नहीं है कि आपको जिम में ही जाना चाहिए। वेट रिड्यूस करने से हम सिर्फ अपने इम्प्लांट को नहीं बचा रहे, हम अपने शरीर के बाकी जॉइंट्स को भी बचा रहे हैं। वेट रिड्यूस करने से हमारे हिप जॉइंट के ऊपर, एंकल जॉइंट के ऊपर और स्पाइन के जितने भी जॉइंट हैं उसके ऊपर भी प्रेशर कम पड़ता है और उनकी भी लाइफ बढ़ जाती है। हो सकता है कि आपके एक ही घुटने की सर्जरी हुई हो और दूसरा घुटना आपका ठीक हो, तो दूसरे घुटने की भी लाइफ बढ़ाने के लिए हमें अपना वेट कम करना चाहिए। अब हम बात करते हैं तीसरे फैक्टर। तीसरा फैक्टर है ओवर कॉन्फिडेंस। मेरे पास कई मरीज आते हैं सर्जरी से पहले जिनका सीढ़ियां चढ़ना उतरना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, अपनी चेयर से उतरना भी बहुत मुश्किल हो जाता है, इवन कि उनका नॉर्मल चलना भी बहुत मुश्किल हो जाता है पेन की वजह से। वो एकदम व्हीलचेयर बाउंड हो जाते हैं और सर्जरी के कुछ महीनों बाद उनका दर्द बिल्कुल गायब हो जाता है और मरीज ओवर कॉन्फिडेंस में आके बहुत ज्यादा ही अलग अलग नई और ओवर एक्टिविटी करने लगता है ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से। अब सर्जरी के बाद पेन खत्म हो गया है तो इसका मतलब अब मुझे कोई डैमेज नहीं होगा, ये भी एक बहुत बड़ा मिथ है। हर डैमेज पेन के साथ ही हो ये भी कोई जरूरी नहीं है। हो सकता है आप अपने जॉइंट का गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं, गलत तरीके से ज्यादा प्रेशर देकर कुछ ऐसी एक्टिविटी कर रहे हैं जिससे आपके मेटल इम्प्लांट जल्दी खिंच रहा है और आपको पेन नहीं हो रहा। इसको आप ऐसा समझिए जैसे कि आप नई गाड़ी लाए, उसका इंजन बिल्कुल नया है और आप अपनी नई गाड़ी को ऑफ रोडिंग कर रहे हैं और आपको लगता है मेरी गाड़ी को बिल्कुल भी डैमेज नहीं होगा क्योंकि अब ये बिल्कुल नहीं है, बट इससे आपकी गाड़ी की लाइफ और आपका इंजन जल्दी खराब होने की उम्मीद रहती है। एक बात का हमेशा याद रखना चाहिए कि जो मेटल का जो इम्प्लांट होता है हमारे नेचुरल जॉइंट जैसा नहीं होता। हमारे नेचुरल जॉइंट के अंदर रिकवरी या सेल्फ हीलिंग की कुछ पोटेंशियल होता है, बट अगर मेटल इम्प्लांट जब भी घिसने लगता है और इसके अंदर कोई क्रैक या स्क्रैच आता है तो ये क्रैक और स्क्रैच जो आगे के जॉइंट के घिसने की स्पीड है उसको और बढ़ाने लगता है और एक नया स्क्रैच आने लगता है, जिससे कि विशियस साइकिल में हमारा मेटल इम्प्लांट चला जाता है। आजकल के मेटल इम्प्लांट बहुत ही ड्यूरेबल हैं, बहुत ही मैकेनिकली इंजीनियरिंगली बहुत ही एडवांस्ड हैं, बट फिर भी इनके अंदर अपनी मैकेनिकल लिमिट होती है। उस लिमिट को हमें समझना चाहिए और उस लिमिट को हमें क्रॉस नहीं करना चाहिए। काफी लोग मुझसे सवाल पूछते हैं जॉइंट रिप्लेसमेंट के बाद, डॉक्टर क्या मैं अब रनिंग कर सकता हूँ, क्या मैं जिम जा सकता हूँ, क्या मैं क्रिकेट खेल सकता हूँ, क्या मैं बैडमिंटन खेल सकता हूँ, क्या मैं टेनिस कोर्ट जा सकता हूँ? मैं अपने सभी पेशेंट को एक ही आंसर नहीं देता। मैं अपने पेशेंट का आंसर कुछ चीजों को देख कर देता हूँ। हर पेशेंट की बोन की क्वालिटी अलग होती है, उसके सर्जरी का तरीका अलग होता है, उसके इम्प्लांट की पोजीशन अलग हो सकती है,
उस पेशेंट की मसल बिल्ड अलग हो सकती है, उस पेशेंट का वेट भी अलग हो सकता है, उस पेशेंट की लाइफस्टाइल भी अलग हो सकती है। तो इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए हम अपने पेशेंट को क्या एक्टिविटी सर्जरी के बाद अलाउड है और क्या एक्टिविटी अलाउड नहीं है, ये खुद हम अपने पर्सनली सभी पेशेंट को क्लिनिकली देखते हुए, उनकी रिकवरी को देखते हुए ही एडवाइस करते हैं। तो अब सवाल आता है कि जॉइंट रिप्लेसमेंट के बाद हम क्या एक्टिविटी नॉर्मली कर सकते हैं। जॉइंट रिप्लेसमेंट के बाद ऐसी बहुत सी एक्टिविटी है जो कि आप रेगुलरली बिना किसी डर के कर सकते हैं, जैसे कि रेगुलर वॉकिंग, साइकिलिंग, स्विमिंग, योगा आप कर सकते हैं, सिंपल स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस कर सकते हैं या स्टेशनरी बाइक आप चला सकते हैं। ये एक्टिविटीज आपके जॉइंट को मोबाइल भी रखती हैं और कोई भी अननेसेसरी शॉक भी नहीं देती आपके मेटल इम्प्लांट को, जिससे कि उसकी लाइफ ठीक रहती है। अब बात करते हैं कि कौन सी एक्टिविटीज हमें अवॉइड करनी चाहिए या कौन सी एक्टिविटी हमें सोच समझ कर करनी चाहिए। ऐसी वो एक्टिविटी जिसमें हमारे जॉइंट के ऊपर एक इम्पैक्ट पड़ता है, जैसे कि जंपिंग, सडन टर्न लेना, बास्केटबॉल खेलना, क्रिकेट खेलना, लॉन टेनिस खेलना, ऐसी एक्टिविटीज को हमें अवॉइड करना चाहिए जिसमें हमारे जॉइंट के अंदर एक सडन टर्न वाली मूवमेंट होती है। ये जो एक्टिविटीज मैंने आपको बताई है, ऐसा नहीं है कि आप किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन में नहीं कर सकते। ये सब एक्टिविटीज हो सकता है कि आपको जॉइंट रिप्लेसमेंट के बाद भी अलाउड हो, बट ये डिसीजन आप मेरी YouTube वीडियो को देखकर नहीं ले सकते। ये डिसीजन आपको अपने ऑपरेटिंग सर्जन के साथ बैठकर डिसाइड करना होता है कि आपके जॉइंट के अंदर ऐसी क्या इंपॉर्टेंट क्वालिटी है कि आप क्या एक्टिविटी कर सकते हैं और क्या एक्टिविटी आपको अलाउड नहीं। देखिए, हमें एक पॉइंट समझना बहुत जरूरी है कि नी रिप्लेसमेंट हम किसी मैराथन को जीतने के लिए नहीं करवा रहे। नी रिप्लेसमेंट हम अपनी डे टू डे एक्टिविटी के पेन को खत्म करने के लिए करवा रहे हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि नी रिप्लेसमेंट में कोई मोटर लग जाएगी जिससे कि आप बहुत तेज भागने लगेंगे, ऐसा नहीं होता। नी रिप्लेसमेंट में सिर्फ आपकी डैमेज कार्टिलेज को चेंज करके हम एक मेटल की कैप लगा देते हैं, जिससे कि आपकी डे टू डे एक्टिविटी के लिए जो आपका पेन हो रहा था वो पेन आपका ठीक हो जाएगा। तो हमेशा इस चीज के लिए ध्यान रखना होता है कि हमारा मेन एम जॉइंट रिप्लेसमेंट का क्या है, सिर्फ और सिर्फ पेन रिलीफ करना। इस जॉइंट रिप्लेसमेंट के बाद ऐसा नहीं है कि हम आपकी एक्टिविटी को बिल्कुल भी नहीं इंक्रीज कर सकते। हम आपके एक्टिविटीज को इंक्रीज कर सकते हैं, बट ये डिपेंड करता है पेशेंट टू पेशेंट के ऊपर। हर पेशेंट की अलग बॉडी होती है, उनका स्ट्रक्चर अलग होता है, उनके मांसपेशियों की बनावट अलग होती है, उनका मसल बिल्ड, उनकी स्ट्रेंथ अलग अलग होती है, उनकी बोन की क्वालिटी अलग होती है। तो इन सभी चीजों को ध्यान रखते हुए हम पेशेंट को कुछ एक्टिविटीज अलाउ करते हैं और कुछ पेशेंट को वही एक्टिविटीज हम अलाउ नहीं करते। देखिए, जॉइंट रिप्लेसमेंट के बाद जो भी एक्टिविटी होती है उसमें हमें एक बैलेंस बना के रखना होता है। एक्चुअली मैं आपको बताना चाहता हूं कि दो एक्सट्रीम्स पॉइंट बहुत ही ज्यादा गलत है। एक एक्सट्रीम पॉइंट की आप बिल्कुल ही एक्टिविटी बंद कर दें और एक एक्सट्रीम पॉइंट की आप बहुत ज्यादा एक्टिविटी करने लग जाए। हमें अपनी लाइफ में जॉइंट रिप्लेसमेंट के बाद एक नेचुरल बैलेंस बनाना पड़ता है, जिसमें कि हम अपनी लाइफ के नॉर्मल एक्टिविटी या उससे कुछ थोड़ी सी ज्यादा एक्टिविटी करते रहें, एक्सरसाइज करते रहें, जिससे हमारा जॉइंट मोबाइल रहे, हमारी मसल एक्टिविटी बनी रहे, हमारी मसल को एक्टिव रखते हुए हम अपने मसल बिल्ड को कंट्रोल में रखें। बट इसका मतलब ये भी नहीं है कि हम बहुत ज्यादा एक्सट्रीम एक्टिविटीज करने लग जाएं, हम बहुत ही हाई इंपैक्ट स्पोर्ट्स के अंदर चले जाएं, जिससे कि हमारा जॉइंट जल्दी खराब होने की उम्मीद बढ़ जाती है। अब आप मान लीजिए कि आप फिजियोथेरेपी भी ठीक कर रहे हैं, वेट भी आपका कंट्रोल में है और एक्टिविटी भी आप कंट्रोल में ही कर रहे हैं, बट फिर भी एक गलती है जो कि काफी पढ़े लिखे लोग भी करते हैं, और वो है कि अब तो मेरी सर्जरी हो गई, अब मुझे फॉलोअप की क्या जरूरत है, मुझे डॉक्टर से मिलने की क्या जरूरत है। बट ये भी एक बहुत बड़ी गलती हो सकती है। सर्जरी के बाद पेशेंट 6 हफ्ते तक रेगुलर फॉलोअप पे आता है, तीसरे महीने भी आता है, छठे महीने भी आता है, बट उसके बाद वो गायब हो जाते हैं, उसके बाद वो कभी भी मिलने नहीं आते। फिर वो मरीज या तो उसका जॉइंट जब खिंच जाता है किसी दूसरे सर्जन के पास चला जाता है, या फिर उसी सर्जन के पास तब आता है जब उन्हें तकलीफ होनी स्टार्ट होती है। और मैं अपने मरीजों को फॉलोअप खुद करता हूँ, अपने सभी मरीजों को मैं कॉल करके बुलाता हूँ, और मेरे कुछ मरीजों से मैं पूछता भी हूँ कि आप फॉलोअप पर अपने आप क्यों नहीं आते। तो वो कहते हैं कि डॉक्टर साहब हमें दर्द ही नहीं है, तो अब क्या आने की जरूरत, हमें लगता है जब सब कुछ ठीक चल रहा है तो आपसे मिलकर क्या करना है। बट ऐसा सोचना काफी खतरनाक भी हो सकता है। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, आप अपनी
गाड़ी की सर्विस क्या तभी कराते हैं जब आपकी गाड़ी चलते चलते सड़क पर बंद हो जाए? इस सवाल का जवाब काफी लोग कहेंगे जी हम अपनी गाड़ी की सर्विस टाइम पे करवाते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि वो जानते हैं कि अपनी गाड़ी की एक छोटी सी प्रॉब्लम को हम टाइम पर पकड़ लें और उसे ठीक कर लें तो हो सकता है कि हमारी गाड़ी ब्रेकडाउन से बच जाए। इसी तरीके से नी रिप्लेसमेंट का रेगुलर फॉलोअप भी आपके नी की एक तरह से मेंटेनेंस की तरह ही है, जिसे कि हमें रेगुलरली करना चाहिए। कई मरीजों को लगता है कि उनको दर्द नहीं है तो डॉक्टर के पास क्यों जाना, बट ऐसा बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि हर प्रॉब्लम जरूरी नहीं है कि स्टार्टिंग से ही पेन देने लगे। कभी कभी जॉइंट के अंदर कुछ चेंजेस ऐसे आने लगते हैं कि वो शुरुआत में पेन का एहसास नहीं देते और धीरे धीरे वो प्रॉब्लम बढ़ती जाती है और हो सकता है कि लास्ट स्टेज में जाकर पेन का एहसास होने लगे। तो इन्हीं गलतियों को पकड़ने के लिए मैं अपने सभी पेशेंट को एडवाइस करता हूं कि वो लंबे टाइम तक रेगुलर फॉलोअप पर आते रहें। रेगुलर फॉलोअप में हम अपने पेशेंट से कुछ सवाल जवाब पूछते हैं, उनकी एक्टिविटीज को नोट करते हैं, क्या वो एक्सट्रीम एक्टिविटी तो ज्यादा नहीं कर रहे, हम उनका एक्सरे कराते हैं। एक्सरे के अंदर हम कुछ ऐसे सिग्नल ढूंढते हैं देखने के लिए कि जॉइंट बिल्कुल ठीक चल रहा है या फिर जॉइंट के ऊपर कोई ओवरलोड तो नहीं पड़ रहा। अगर ये साइन हम एक्सरे के अंदर शुरू में ही पकड़ ले तो हम पेशेंट को ठीक से गाइड कर सकते हैं कि वो अपने जॉइंट को किस तरीके से यूज करें या किस चीज का उनको ध्यान रखना है ताकि उनका जॉइंट खराब जल्दी ना हो। तो इसलिए रेगुलर फॉलोअप पर आना बहुत ही जरूरी है। रेगुलर फॉलोअप का एक और फायदा रहता है कि मरीज को एक याद रहता है कि उनको क्या क्या एक्टिविटी करनी है और क्या क्या एक्टिविटी नहीं करनी, क्योंकि काफी मरीज जब उनकी लाइफ नॉर्मल चलने लगती है, पेन बिल्कुल खत्म हो जाता है, तो भूल जाते हैं कि उनको क्या एक्टिविटी अलाउड थी, क्या एक्टिविटी अलाउड नहीं थी। तो रेगुलर फॉलोअप का ये भी फायदा रहता है कि डॉक्टर उनको बार बार समझाता रहता है कि ये चीजें उनको नहीं करनी है लाइफ में। काफी लोगों को लगता है कि डॉक्टर फॉलोअप पे 2 मिनट देखेंगे, घुटना देखेंगे, एक्सरे देखेंगे, कराएंगे और कहेंगे अब जाइए आप बिल्कुल ठीक है। बट ऐसा सोचना भी बिल्कुल गलत है। हम पेशेंट का सिर्फ घुटना नहीं देखते, हम ओवरऑल पेशेंट की हेल्थ देखते हैं, हम ओवरऑल पेशेंट का वेट देखते हैं, हम पेशेंट का चलने का तरीका देखते हैं, हम उनकी क्या क्या एक्टिविटी कर रहे हैं और क्या क्या एक्टिविटी उन्होंने बंद की हुई है हम ये भी देखते हैं। हो सकता है कि कुछ पेशेंट डर की वजह से कुछ ज्यादा एक्टिविटीज नहीं कर रहे हैं और उनकी लाइफ सफर हो रही है, तो हम उन पेशेंट को ये भी समझाते हैं कि आपको ये एक्टिविटी अलाउड है। या कुछ पेशेंट जो ज्यादा एक्टिविटी कर रहे हैं तो उनको समझाते हैं कि एक्टिविटीज अलाउड नहीं है। हम देखते हैं कि पेशेंट का चलने का गेट बिल्कुल ठीक है या नहीं है, उनका एक्सरे बिल्कुल ठीक है या नहीं है, उनकी नी के अंदर मोबिलिटी कितनी आई है, या उनकी मांसपेशियां ठीक से डेवलप कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, उन्होंने फिजियोथेरेपी या एक्सरसाइजेस करनी बंद कर दी है या अभी भी कर रहे हैं, उनके जॉइंट की जो हेल्थ है वो ठीक है या नहीं है। तो अब सवाल आता है कि फॉलोअप कब तक करवाना चाहिए और कब कब करवाना चाहिए। देखिए, हर मरीज की सर्जरी अलग होती है, उनका शरीर बिल्कुल अलग होता है, हर पेशेंट की रिक्वायरमेंट बिल्कुल अलग होती है और उनकी इंडिकेशन भी बिल्कुल अलग होती है। तो ये डॉक्टर अपने हर अलग अलग मरीज को देखकर ही डिसाइड करता है कि किस मरीज को कब तक फॉलोअप पे आना है और कितने टाइम तक फॉलोअप पर आना है। तो ऐसा नहीं है कि सभी मरीज का एक जैसा ही फॉलोअप रहता है। कभी कभी मरीजों को ये भी लगता है कि हो सकता है डॉक्टर उनको बोल दे कि 6 महीने बाद या 1 साल बाद आना है, और प्रॉब्लम आने पर भी या कोई तकलीफ होने पर भी वो डॉक्टर से नहीं मिलते। इसका मतलब ये नहीं है कि डॉक्टर ने आपको अगर 1 साल बाद बोला है तो प्रॉब्लम आने के बाद भी आपको नहीं मिलना। अगर आपको इस दौरान बीच में लगता है कि आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो तुरंत अपने ऑपरेटिंग सर्जन से जरूर मिलें। तो कुछ सिम्टम मैं आज आपको बताऊंगा कि अगर ये सिम्टम आपको कभी भी आए तो आपको कभी भी इग्नोर नहीं करना है। अगर ये सिम्टम आता है तुरंत आपको अपने ऑपरेटिंग सर्जन से मिलना चाहिए। जैसे कि अचानक घुटने के अंदर स्वेलिंग आ जाए, या रेडनेस आ जाए, या अचानक से जॉइंट स्टिफ हो जाए, या आपको ऐसा लगे कि आपका घुटने बहुत ही गर्म हो गया है, या आपको ऐसा लगे कि अचानक से आपके जॉइंट के अंदर इंस्टेबिलिटी बढ़ गई है और स्टिफनेस बढ़ गई है। अगर ऐसे सिम्टम आपको कभी भी अपने जॉइंट रिप्लेसमेंट के बाद आए तो आपको तुरंत अपने ऑपरेटिंग सर्जन से मिलना चाहिए। जब भी ये सिम्टम आए तो ऐसा कभी भी मत सोचिए देखते हैं अभी 1-2 दिन में ठीक हो जाएगा। ये सिम्टम बहुत ही एक रेड फ्लैग साइन है जिसको लेकर तुरंत आपको अपने ऑपरेटिंग सर्जन से मिलना बहुत ज्यादा जरूरी होता है।
तो अब तक हमने बात कर ली है फिजियोथेरेपी की, वेट की, हाई इम्पैक्ट एक्टिविटी की एंड रेगुलर फॉलोअप की। अब मैं आपको बताऊंगा पांचवा और सबसे सरप्राइजिंग फैक्टर जो कि आपके घुटने की लाइफ को देखता है। ये वो फैक्टर है जिसके बारे में काफी मरीज को पता ही नहीं होता। मुझसे काफी मरीज पूछते हैं, डॉक्टर ऑपरेशन तो मेरे घुटने का हुआ था, अब उससे मेरे दांतों में या यूरिन इन्फेक्शन से क्या लेना देना। तो इसको ऐसे समझते हैं, मान लीजिए कि आप अपने घर में एक बहुत ही नया फर्नीचर लेकर आए और उस फर्नीचर के ऊपर बार बार दीवार से पानी टपक रहा है, तो धीरे धीरे वो फर्नीचर गल जाएगा और उसके ऊपर दीमक लग सकती है, जिससे कि आपका फर्नीचर खराब हो जाएगा। जॉइंट इन रिप्लेसमेंट भी एक तरीके से ऐसा ही फर्नीचर है जो कि आपने अपनी बॉडी में डाला है। उस फर्नीचर का आपको ख्याल रखना है कि आपके किसी दूसरे ऑर्गन की कोई बीमारी आपके इस मेटल इम्प्लांट को अफेक्ट ना करे, क्योंकि ये मटेरियल भी आपकी बॉडी के अंदर एक फॉरेन मटेरियल की तरह है। अगर आपके ब्लड के अंदर किसी भी तरह का कोई भी इन्फेक्शन होगा, हो सकता है कि वो इन्फेक्शन चल के आपके घुटने तक पहुंच जाए, और एक बार घुटने का इन्फेक्शन हो गया तो उसे ठीक करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो अब सवाल ये आता है कि हमें अपने किस किस इन्फेक्शन को बहुत ही सीरियसली लेना चाहिए। बॉडी में किसी भी टाइप का इन्फेक्शन हो जाए, हर टाइप के इन्फेक्शन को रिप्लेसमेंट के बाद बहुत सीरियस लेना चाहिए। जैसे कि दांत में इन्फेक्शन, गम से पस आना, यूरिन के अंदर जलन होना या इन्फेक्शन होना, स्किन की किसी इन्फेक्शन को, या कोई भी ऐसा इन्फेक्शन जो कि ठीक से ट्रीट नहीं हुआ। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हर इन्फेक्शन इम्प्लांट तक पहुंच ही जाएगा और इम्प्लांट को खत्म कर देगा, इम्प्लांट को डैमेज कर देगा। बट फिर भी हमें बहुत ही सतर्क रहना होता है कि हमारी बॉडी के अंदर कोई भी इन्फेक्शन ना आए। हो सकता है कोई भी इन्फेक्शन हमारी बॉडी के किसी दूसरे ऑर्गन से या किसी दूसरे एरिया से ब्लड से चलते हुए हमारे मेटल के ऊपर बैठ जाए, क्योंकि मेटल एक एवेस्कुलर मटेरियल होता है। उसके अंदर कोई ब्लड सप्लाई नहीं होती, उसके अंदर खुद की कोई इम्यूनिटी नहीं होती। तो बैक्टीरिया को बहुत ही अच्छा एरिया मिल जाता है वहां पर ग्रो करने के लिए, क्योंकि वहां पर कोई ब्लड सप्लाई नहीं होती, तो हमारी बॉडी की कोई भी ऑटो इम्यून वाला सिस्टम वहां तक नहीं पहुंच पाता। तो बैक्टीरिया किसी भी मेटल के आसपास ग्रो करके हमारे इम्यून सिस्टम से बच सकता है, और जब वो मेटल के अराउंड ग्रो करता है तो वो हमारे मेटल को डैमेज भी करता है, हमारे बोन पॉइंट से उसको डिसएंगेज भी कर देता है और उसको लूज कर देता है। और फिर वही बैक्टीरिया जब ज्यादा तादाद में हो जाते हैं तो हमारे मेटल के अराउंड जो भी बोन होता है उसे भी डैमेज करता है, जिससे कि हमारा इम्प्लांट लूज हो सकता है। कई बार पेशेंट मुझे फोन पर बोलते हैं, अरे डॉक्टर अभी तो थोड़ा सा फीवर हुआ है, कुछ एंटीबायोटिक लेकर मैं अपने फीवर को ठीक कर लूंगा। तो मैं हमेशा उन पेशेंट से पूछता हूँ, क्या आपकी कोई ऑर्थोपेडिक सर्जरी हुई है, कि आपकी बॉडी के अंदर कोई मेटल इम्प्लांट डला हुआ है, या आपके घुटने का रिप्लेसमेंट हुआ है? क्योंकि कोई भी फीवर हम कैजुअली ठीक नहीं कर सकते या उसे लाइट नहीं ले सकते, और खुद घर पर अपना ट्रीटमेंट नहीं करना चाहिए जिन भी पेशेंट के अंदर जॉइंट रिप्लेसमेंट हो रखा है। आपको अपने फैमिली फिजिशियन से मिलना चाहिए, या अगर आपके दांत में कोई प्रॉब्लम है तो अपने डेंटिस्ट से मिलना चाहिए और उनको बताना चाहिए कि आपका नी जॉइंट का रिप्लेसमेंट हो चुका है और आपकी बॉडी के अंदर एक मेटल इम्प्लांट डला हुआ है। क्योंकि अगर वो इन्फेक्शन ठीक से ट्रीट नहीं हुआ तो हो सकता है कि आपका घुटने का जॉइंट भी खराब हो जाए और उस इन्फेक्शन के अंदर इन्वॉल्व हो जाए। मैं आपको एक और प्रैक्टिकल पॉइंट बताता हूँ। हो सकता है नी रिप्लेसमेंट के बाद आपको किसी डेंटल प्रोसीजर की जरूरत पड़ जाए, क्योंकि नी रिप्लेसमेंट जनरली ओल्ड एज पेशेंट में होता है और डेंटल प्रोसीजर भी उस एज के अंदर एक रेगुलर प्रोसीजर है, जिससे कि कई पेशेंट अपनी उस एज में करवाते हैं। तो आपको हमेशा अपने डेंटिस्ट को ये बताना बहुत जरूरी है कि आपके नी जॉइंट या कोई भी जॉइंट रिप्लेसमेंट हो चुका है। फिर आपका वो डेंटिस्ट आपके ऑपरेटिंग सर्जन के साथ डिस्कस करेगा कि क्या उसको कोई एक्स्ट्रा प्रिकॉशन या एक्स्ट्रा मेडिसिन या एक्स्ट्रा एंटीबायोटिक देने की जरूरत है या नहीं है। इन प्रोसीजर के लिए या फिर इन सब चीजों की एडवाइस के लिए कभी भी आप इंटरनेट के भरोसे पर मत बैठिए, क्योंकि हो सकता है इंटरनेट पे आपको बिल्कुल ठीक एडवाइस ना मिले और हो सकता है कि आप कोई गलती करके अपना काफी बड़ा नुकसान कर। एक बात हमेशा याद रखिए कि नी रिप्लेसमेंट के बाद आपको सिर्फ अपने नी का ही ख्याल नहीं रखना, आपको अपनी ओवरऑल बॉडी का हेल्थ का ध्यान रखना है। जैसे कि आपको डायबिटीज कंट्रोल में रखना है, बॉडी को हेल्थी डाइट देनी है,
बॉडी को रेगुलर एक्सरसाइजेज देनी है ताकि आपकी बाकी जो जॉइंट्स हैं वो भी मोबाइल और हेल्दी रहें, और आपको अपने बॉडी से कुछ बाहर का खाना पीना या कोई खराब खाने पीने से भी बचना है ताकि आपको इन्फेक्शन ना हो। तो दोस्तों, अब तक हमने 5 इंपॉर्टेंट फैक्टर के बारे में बात की है। अब ये पूरी वीडियो देखने के बाद मुझे लगता है कि आपको 5 फैक्टर ठीक से याद हो गए हैं और अब आप अपनी लाइफ में इन सभी 5 फैक्टर का बहुत ही ध्यान रखेंगे अगर आपका नी जॉइंट रिप्लेसमेंट हो चुका है या फिर आपका नी जॉइंट का रिप्लेसमेंट होने वाला है। तो अब ये पूरी वीडियो देखने के बाद भी आपके मन में सवाल होगा कि आपका जॉइंट रिप्लेसमेंट कितने साल चलेगा। तो इसका जवाब ना तो इम्प्लांट कंपनी के पास है, ना ही सर्जन के पास है, ना ही आपके पास है, ना ही किसी इंटरनेट के पास है। इम्प्लांट की लाइफ आपके अपने हाथ में है। अगर आप अपने इम्प्लांट का ठीक से ध्यान रखेंगे तो आपकी इम्प्लांट की लॉन्जेविटी काफी ज्यादा रहेगी। बट अगर आप अपने इम्प्लांट का ठीक से ध्यान नहीं रखेंगे और जो 5 फैक्टर मैंने आपको बताए हैं उन्हें इग्नोर करेंगे तो हो सकता है कि आपके इम्प्लांट की लॉन्जेविटी कम रहे। अब इस वीडियो के अंत में मैं आपको वो लाइन बताना चाहूंगा जो लाइन मैं अपने हर मरीज को सर्जरी के बाद डिस्चार्ज से पहले खुद पर्सनली बोलता हूँ कि मैंने आपकी सर्जरी कर दी है और इस सर्जरी को ठीक बनाए रखना अब हम दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि मैं आपकी सर्जरी अच्छे से कर दूं और आपकी इस रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप अपनी रिकवरी को सीरियसली लें और हम दोनों मिलकर ही लॉन्ग टर्म बेस्ट रिजल्ट अचीव कर सकते हैं। इस वीडियो को काफी लोग देख रहे होंगे और हो सकता है इस वीडियो को देखकर काफी लोग सर्जरी से डर भी जाएं। तो मैं उन लोगों से एक बात कहना चाहूंगा, सर्जरी से डर लगना बिल्कुल नॉर्मल है, बट डर को रखकर आप अपने लाइफ का डिसीजन मत लीजिए। आप अपने नी रिप्लेसमेंट का डिसीजन अपनी एक्टिविटी और अपने ऑर्थोपेडिक सर्जन के साथ मिलकर लीजिए। हो सकता है कि कई मरीजों का प्रॉब्लम बिना सर्जरी के ही ठीक हो जाए और कुछ लोगों को सर्जरी की बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है। तो इस चीज का डिसीजन आप अपने ऑर्थोपेडिक सर्जन के साथ मिलकर लीजिए। सर्जरी से बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। नी रिप्लेसमेंट आज की डेट में एक बहुत ही नॉर्मल सर्जरी है। हमारे पास बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी आ चुकी है जिससे कि ये सर्जरी बहुत ही कॉमन हो चुकी है और इसके आज की डेट में बहुत अच्छे रिजल्ट भी हैं। और अपने नी रिप्लेसमेंट का जो भी डिसीजन है आप इंटरनेट पर मत छोड़िए। इंटरनेट से अगर आप अपना लाइफ का डिसीजन लेंगे तो वो बिल्कुल ठीक नहीं है। हो सकता है इंटरनेट आपको ठीक डिसीजन ना दे। फाइनल डिसीजन आपको अपने ऑर्थोपेडिक सर्जन के साथ मिलकर ही लेना चाहिए। तो आप अपने नए घुटने को कोई मशीन मत समझिए, ना ही उसे बहुत ही ज्यादा नाजुक समझिए। ये एक आपके बॉडी का हिस्सा है और आप अपने इस बॉडी के हिस्से को बहुत ही ध्यान रखना जरूरी है और इसे अपने एक बॉडी का पार्ट मानिए ताकि आप अपने दोनों मिलकर अच्छी जिंदगी जी सकें। धन्यवाद।